गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन करें और साथ ही साथ डिक्टेशन मेल एंड फीमेल दोनों वॉइस में लिखें, क्योंकि एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कौन डिक्टेट करेगा डिक्टेशन, ये हमें भी पता नहीं होता है कि मेल डिक्टेट करेगा या कोई फीमेल डिक्टेट करेंगी। तो हमें दोनों की प्रैक्टिस बना के चलनी, इक्वली दोनों की प्रैक्टिस करते रहिए और उसे डिक्टेशन लिखने के बाद पीडीएफ से चेक करें। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन करें। वहां पर मिलेगी आपको इंपॉर्टेंट आउटलाइन और डेली डिक्टेशन की पीडीएफ। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है कि तीसरी लहर की दस्तक सुनाई देने लगी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस महीने 7,000 से अधिक बच्चों का कोरोना संक्रमित होना इसी दस्तक की आहट है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश में अब तक 3 लाख से अधिक लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों की असली संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक होगी। कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी साधन कम पड़ते नजर आए हैं। निस्संदेह भारत में भी साधनों की कमी है, लेकिन राजनीतिक दल सकारात्मक सुझाव देने की बजाय खामियां निकालने में ही व्यस्त है। वैज्ञानिक लंबे समय से तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन इससे निपटने की तैयारियां बयानों से आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। पैरा चेंज। पत्रिका के जमीनी सर्वे में सामने आया कि जयपुर ही नहीं, समूचे प्रदेश में बच्चों के उपचार की सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ये हालात अकेले राजस्थान में ही हों। पूरे देश के हाल लगभग ऐसे ही होंगे। यह हाल तो लगातार चेतावनियों के बाद है। कल्पना ही की जा सकती है कि तीसरी लहर आई तो हालात क्या होंगे। दूसरी लहर ने राज्य सरकारों को दावों की जो पोल खोली वह सबने देखी है। आईसीयू बेड तो दूर की बात, सामान्य बेड तक के लिए मंत्रियों की सिफारिशें भी काम नहीं आई। सच्चाई तो यह है कि बेड होते तो मरीजों को मिलते। राजस्थान की जमीनी हालत भयावह तस्वीर पैदा करने वाली है। कई जिलों में तो शिशु रोग अस्पताल भी नहीं है। जहां अस्पताल हैं, वहां चिकित्सकों के आधे पद खाली पड़े हैं। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद भी तैयारी वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। बाकी राज्यों से आ रही रिपोर्ट भी यहाँ से अलग नहीं है, जिससे चिंता होनी स्वाभाविक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तीसरी लहर से अब सामना न होने पाए, लेकिन बचाव की तैयारियां भी साथ साथ होनी चाहिए। डॉक्टर एक दिन में तैयार नहीं हो सकते, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की रूपरेखा पर काम शुरू हो जाना चाहिए। पहली लहर में केंद्र सरकार की तरफ से सभी तथ्यों की जानकारी रोजाना मुहैया
कराई जाती थी। राज्यों के साथ समन्वय भी बेहतर था। दूसरे दौर में समन्वय भी कमजोर पड़ा है और अफवाहें भी हावी हैं। कोरोना कितने भी रूप क्यों ना बदल ले, लेकिन उसके आगे हाथ तो खड़े नहीं किए जा सकते। देश में फिलहाल कोरोना के मामले घट रहे हैं। इसके बावजूद यह समय बेफिक्री का नहीं, बल्कि तीसरी लहर से जूझने की कारगर रणनीति तैयार करने तथा अपनी कमियों को दूर करने का है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। महामारी के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं कराने को लेकर सरकार में मंथन जारी है। इस मुद्दे पर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें राज्यों से सुझाव मांगे गए। हालांकि बैठक बेनतीजा ही रही, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर राज्य परीक्षा अब और नहीं टालने के पक्ष में नजर आए। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए राज्य भी चाहते हैं कि परीक्षाएं जल्द निपट जाएं। अब देखने की बात यह बची है कि परीक्षाएं कैसे और कब शुरू होती हैं। 12वीं की परीक्षाएं इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिना इनके नतीजों के कॉलेजों या अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले नहीं हो सकेंगे। 12वीं के बाद परीक्षार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा भी देनी है। ऐसे में अगर 12वीं की परीक्षाएं और टली तो इससे विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं भी 12वीं की परीक्षाओं के बाद ही होनी है। ऐसे में उनके आयोजन को लेकर भी अधर झूल की स्थिति बनी रहेगी। उधर इस बार विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है। ऐसे में 12वीं की परीक्षा करवाना अपरिहार्य हो गया है। पैराचेन। गौरतलब है कि महामारी की दूसरी लहर के कारण पिछले महीने बोर्ड की परीक्षाएं टाली गई थी। तब वाकई ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि परीक्षाएं करवाना विद्यार्थियों की जान जोखिम में डालने जैसा होता। लेकिन महामारी का संकट अभी खत्म हुआ नहीं माना जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ राज्यों में अब संक्रमण की दर गिरने लगी है। उम्मीद है कि 2-3 हफ्तों में स्थिति इतनी तो ठीक हो जाएगी कि परीक्षाएं करवाई जा सके। ज्यादातर विद्यार्थी और अभिभावक भी चाहते हैं कि परीक्षाएं हो जाएं तो तनाव खत्म हो। परीक्षा होगी या नहीं होगी, या क्या वैकल्पिक रास्ता निकलेगा, इसे लेकर विद्यार्थियों में भारी तनाव पैदा हो जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। वे साल भर मेहनत करते हैं और ऐसी ऊहापोह की स्थिति उनकी मेहनत पर पानी फेर देने के लिए काफी होती है। पैराचेंज। हालांकि जो राज्य परीक्षा नहीं कराने के
पक्ष में हैं, उनकी चिंताओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा तो संक्रमण का ही है। अगर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी बाहर निकले तो संक्रमण के खतरे को टाला नहीं जा सकता। ऊपर से 18 साल से ज्यादा वालों के टीकाकरण को लेकर जो मुश्किलें आ रही हैं वे जग जाहिर हैं। राज्यों के पास टीके ही नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थियों की तादाद भी कम नहीं है जो 18 साल से ऊपर के हैं। इसलिए दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य पहले टीकाकरण और फिर परीक्षा के पक्ष में हैं। कुछ राज्यों ने बताया भी है कि वे कैसे इस महाअभियान को पूरा कर सकते हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं 2 चरणों में हो सकती हैं। सब विषयों की नहीं होकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों की हो सकती है और परीक्षा का स्वरूप बहुविकल्प प्रश्नों का हो सकता है। ऐसे ही कई विकल्पों पर विमर्श चालू है। राज्यों को अपने हिसाब से छूट दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ ने तो अनूठा मॉडल बनाया है जिसमें विद्यार्थी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका घर ले जाएं और 5 दिन में कर